अब देखो बच्चों, अब अपना जो आगे का टॉपिक है, अब बात करते हैं भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे विदेशी आक्रमणकारी। हमने बात कर ली थी मगध जनपद पर जो अंतिम राजा जो नंद वंश के अंदर हुए थे वो कौन थे? हाँ, नंद वंश है। नंद वंश के उस समय राजा कौन थे भैया? घनानंद की बात करते हैं, उसी के समय के टाइम की बात है। अब स्टार्ट करते हैं विदेशियों के आक्रमण की। क्वेश्चन आ जाए आपसे, पहला क्वेश्चन तो ये है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी अलेक्जेंडर सिकंदर है। अब अपन बात करते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर की। देखो बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो बात करें, आपसे पूछा जाए कि ये अलेक्जेंडर सिकंदर कहाँ का शासक था? देखो बच्चों, ये मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया, प्राचीन समय मकदूनिया, आप कहोगे सर प्रेजेंट टाइम में मकदूनिया को क्या कहते हैं? मैसिडोनिया, ठीक है ना। और मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे, वही नाटो का 30वां, ठीक है ना, नाटो का 30वां सदस्य कौन बना है? मैसिडोनिया। और मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे। ये सर मैसिडोनिया देश कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में। तो उस समय ये यूनान क्षेत्र से, ठीक है ना, यूनान कह दो, उस क्षेत्र से ये यहाँ के राजा थे। वैसे यूनान के अंदर मकदूनिया का शासक था कौन भैया? अलेक्जेंडर सिकंदर। देखो, इनका जन्म मकदूनिया में होता है कब? 356 BC के अंदर, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? 356 BC मकदूनिया में जन्म हुआ। किनका? सिकंदर का। सिकंदर के पापा का नाम क्या था? फिलिप, ठीक है ना। कहते हैं कि इनको इतने जबरदस्त तरीके से इनका लालन पालन हुआ था बच्चों। ये बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक वीर योद्धा थे भैया। इनको बचपन से ही, मतलब ये किसी के आगे सर झुकाना कभी सीखा ही नहीं था सिकंदर ने। हमेशा सम्मान के साथ जीना, वीरों की भांति। इतने उनके, अगर उनके गुरु का नाम पूछा गया, ध्यान रख लेना भैया, कुछ क्वेश्चन आते हैं गुरु से, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन आपसे है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, ठीक है। तो अब देखो, जब उनकी 20 साल की एज हुई 336 BC के अंदर, जब इनके पापा का क्या हो जाता है भैया? देहांत हो जाता है। तो उन्होंने क्या बना? मकदूनिया को अपने कब्जे में कर लिया, मतलब राजा हो गए खुद के। जब खुद को राजा घोषित कर दिया तो अपने गुरु के पास गए और गुरु को कहा कि मैं पूरे विश्व का क्या बनना चाहता हूँ? विश्व विजेता। मैं पूरे धरती पर राज करना चाहता हूं। मैं किसी यूनान पर, किसी यूरोप पर या मकदूनिया का राजा नहीं बनना चाहता। मैं पूरे विश्व को अपने कब्जे में करना चाहता हूं, अपने अधीन करना चाहता हूं। तो मुझे क्या दीजिए? विश्व विजेता बनने के लिए हमें, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं कि अरस्तु ने कहा, जा बेटा तेरी विजय हो। क्योंकि अगर सिकंदर बहुत ही खतरनाक वीर योद्धा और अपनी 10 लाख की विशाल सेना लेकर और भैया विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ता है। और जाते समय गुरु ने एक बात कही थी कि जा बेटा तेरा कल्याण हो, लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, आगे तुम जाओगे तब 3 और जल से घिरा हुआ एक देश आएगा, वहां पर एक महासागर से भी घिरा हुआ है, और उसका महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर से घिरा हुआ देश है, नॉर्मल तरीके से कहें भारत, ठीक है ना। बोले तो अपना प्यारा भारत का एक देश आएगा, भारत जो कि वीरों की भूमि है, वहां से तेरे को टक्कर मिलेगी, वहां पर सच्चे वीर योद्धा मिलेंगे। अगर तू भारत को जीत गया तो पूरे विश्व पर राज कर सकता है, अरस्तु ने यह कहा था। देखो भैया, 10 लाख की विशाल सेना लेकर सिकंदर निकल पड़ता है गुरु से आशीर्वाद लेकर, और कहा जा बेटा तेरा कल्याण हो। क्योंकि भैया बहुत उसके अंदर साहस था बंदे के अंदर, ठीक है। और अब देखो भैया, खाड़ी देशों को मारतार काटतार कुचलता हुआ आगे निकला वो अरब खाड़ी देशों से। अब देखो भैया, अब उनकी सेना है जो खाड़ी देश, मतलब ये जो मरुस्थल में डेजर्ट में लड़ी हुई है, कभी पानी देखा ही नहीं है। मकदूनिया क्षेत्र भी पानी से, क्या पानी वहां पर है ही नहीं नदियों का, ये चीज है। अब क्या हुआ उस क्षेत्र से, क्योंकि इनकी जो सेना है ना, मेली मैदानी क्षेत्रों पर लड़ाई लड़ी है। अब 10 साल के अंदर पूरे क्षेत्र को, अरब खाड़ी देशों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। अब देखो भैया आगे क्या होते हैं, आगे पहाड़ियां शुरू होती है। तो अब देखो अफगानिस्तान तक पहुंच गया, और अफगानिस्तान से रास्ते, वहां पर एक दर्रा है, दर्रा मतलब पहाड़ के बीच में रास्ता है, उस रास्ते का नाम बता सकते हो? माउंट पास का खैबर दर्रा। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर कौन से दर्रा से भारत में एंटर किया था? खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा कहाँ है बच्चों? अफगानिस्तान में। अब आगे वहां से एंटर करता है, अफगानिस्तान से आगे आया तो देखो भैया आगे सबसे आगे क्षेत्र कौन सा पड़ता है? पंजाब का। अब देखो भैया, एक पंजाब छोटा सा राज्य था, छोटा सा क्षेत्र था, वहां के राजा थे राजा पोरुष। और भैया सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन था? सिकंदर था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC के अंदर।
और कहाँ पे क्या आक्रमण है? पंजाब पर। और पंजाब का राजा कौन था? राजा पोरुष। राजा पोरुष एक छोटे से क्षेत्र का राजा था भैया पंजाब का, और उसके साथ होती है भैया लड़ाई। उसने कहा मेरी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने कहा अधीनता गुलामी यहाँ स्वीकार करते ही नहीं है, लड़ना है कि लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इतनी बड़ी विशाल सेना किसकी? सिकंदर की। और एक छोटा सा राज्य कौन भैया? पंजाब। और वहाँ का राजा कौन? राजा पोरुष। अब होती है लड़ाई। कौन सा युद्ध हुआ? सर ये जो पंजाब है ये झेलम नदी किनारे दोनों की सेना आ गई थी, और इसी कारण इसे हाइड्रेस्पीज का युद्ध या फिर बैटल ऑफ झेलम, ठीक है ना, बैटल ऑफ हाइड्रेस्पीज या फिर इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और क्वेश्चन है आपसे, जयपुर की भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपने झेलम नदी का प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन आया था। तो वो नदियों से क्वेश्चन नहीं था, वो युद्धों से क्वेश्चन था। और झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वित्स्ता। वित्स्ता नदी, झेलम नदी का पुराना नाम वित्स्ता नदी, ठीक है। इसे वित्स्ता का युद्ध भी कहते हैं भैया। तो झेलम का युद्ध, हाइड्रेस्पीज का युद्ध या फिर वित्स्ता का युद्ध, ठीक है, ये हुआ भैया। अब होते हैं कि पंजाब छोटा सा राज्य, थोड़ी सी सेना, और इतनी बड़ी विशाल सेना किसकी? सिकंदर की। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया भैया किसके ऊपर? राजा पोरुष पर। लेकिन राजा पोरुष की जो सेना थी कहने को थोड़ी है, लेकिन बहुत ही बहादुर वीर योद्धा थे, और इतना खतरनाक तरीके से लड़े कि सिकंदर के पांव भैया मैदान से हिलने लग गए, पसीना आ गया। कहे यार ये क्या है? इतने खतरनाक वीर योद्धा मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने पूरे खाड़ी देशों को लूटता मारता काटता आगे बढ़ गया, लेकिन एक छोटा सा राज्य इतने खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। सेना थोड़ी थी। प्रॉब्लम ये है, थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है भैया? राजा पोरुष हार जाता है और पकड़ा जाता है राजा पोरुष। राजा पोरुष को पकड़ लिया गया, सैनिकों को मारना काटना शुरू कर दिया गया। जब राजा पोरुष के सामने लाया, राजा पोरुष को जब किसके सामने लाया गया? सिकंदर के सामने। सिकंदर ने कहा मैं आज तक किसी भी जो पुरुष की मैं बढ़ाई नहीं की, मैं तेरी बहादुरी से बहुत खुश हुआ, और मैं तेरे साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इतने सारे राजा देखे, इतने क्षेत्रों पर राज किया, लेकिन मैं किसी भी कोई वीर पुरुष मेरे से मिला नहीं। मैं तेरी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। मित्रता कब होगी? कि जब होगी जब तू आगे भारत के ऊपर जो देश आगे उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तू मेरी सेना में मिल जा, और अपनी सेना और मेरे साथ ले। कि मेरे साथ भी मिल जा और आगे आक्रमण करने में मेरा सहयोग दे, मुझे रास्ता दिखा। या फिर दूसरा तो यही है, मैं तेरे को मार दूं। तो उसने कहा यार मित्रता का हाथ बढ़ाया है किसने? सिकंदर ने। तो स्वीकार कर लिया जाए। तो दोस्ती स्वीकार कर ली भैया, और सिकंदर ने उसका जो पूरा क्षेत्र पर राज किया था वापस दे दिया, पंजाब किसको सौंप दिया। लेकिन देखो भैया कि सिकंदर की सेना ने कभी भी पानी में लड़ाई नहीं की है, ठीक है, मेनली ये मैदानी क्षेत्रों पर लड़ी है। अब सिंधु नदी को तो उस समय पानी कम था, बाहर से आ गए थे सिंधु नदी क्रॉस करके, ठीक है। अब देखो भैया झेलम नदी को तो क्रॉस करना पड़ेगा। झेलम के बाद में सबकी बाप कौन है भैया? चेनाब। चेनाब नदी के अंदर बच्चों इतना खतरनाक पानी का बहाव है, भारत सरकार ने कई बार चेनाब नदी पर क्या डैम बनाने का प्रोजेक्ट लाए, लेकिन भैया डैम ठहरता ही नहीं है चेनाब नदी पर, क्यों? बहाव बहुत तेज है, पानी के अंदर बह जाते हैं ईंटें वगैरह सारी, डैम बनता ही नहीं है। बनाने का कई बार प्रयास किया गया, क्योंकि बहाव बहुत तेज, पानी बहुत तेज लहरों के अंदर है। दूसरा इतना चिल्ड पानी है, सर्दियों में तो बर्फ जमी रहती है, नदी का पता ही नहीं चलता, ऐसा है। और गर्मियों के अंदर है नॉर्मल लगत है, हाथ दे लो नहीं पानी में तो क्या चढ़ जाए, खड़े खड़े चढ़ जाएगा। तो भैया इतने खतरनाक है कि अपने ठंडा पानी है। और वहाँ पर अगर आप जाओगे आर्मी के अंदर तो कमांडो, ठीक है, तो कमांडो की ट्रेनिंग उसी क्षेत्र में होती है। अपने सर थे वो बता रहे थे कि कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर क्या उसके चेनाब नदी के ऊपर एक डैम बना रखा है ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ उसी क्षेत्र से गुजरते हैं। तो बहाव इतना तेज था कि एक भाई का ट्रेनिंग के दौरान पाँव स्लिप हो गया था और ऊपर से गिर गया था सीधा, कहाँ पर? चेनाब नदी के अंदर। और बहाव इतना था कि भैया मिला ही नहीं, बाद में लाश मिली थी बहुत आगे जाकर, जम गई थी बॉडी, इतना बुरा हाल है। और वहाँ पर भैया, और बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पर डैम है? बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है? चेनाब नदी पर, बिल्कुल पाकिस्तान की बाउंड्री के पास में। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट, ये बहुत ही विवादित है। आपको आगे इंडिया की ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, उसके अंदर बात करेंगे सिंधु नदी जल समझौता,
सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है बच्चों 1960 के अंदर। तब ये बताया गया था कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ये नदियां 6 नदियां, इनके पानी पर अलग अलग अधिकार मैं आपको बताऊंगा बाद में जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अब चेनाब नदी के ऊपर क्या हुआ, डैम ही नहीं ठहरता है। अब इतना भयंकर बहाव और इतना ठंडा पानी, हालत तो खराब हो जाए, ठीक है ना। झेलम को तो क्रॉस करके आए लेकिन चेनाब का बहाव देखकर डर गई सेना और पीछे हटने लग गई। और सिकंदर ने कहा अरे आगे बढ़ो सैनिकों, कहते चलो आगे गए, ठीक है। देखो सरी पानी या सिकंदर बढ़े, सिकंदर का चढ़ गई पालो, ठीक है। सिकंदर का चढ़ गई बुखार, इतना कहते हैं उसी से तबीयत खराब हुई थी सिकंदर की। अब झेलम के भैया ऐसे तैसे कर कर पार किया, कई सैनिक तो बह गए उसी सेना उसके अंदर, और कैसे तैसे कर कर पार किया भैया। करने के बाद में सिकंदर की होगी तबीयत खराब होगी। इस कई दिन तो रेस्ट ही किया वहाँ पर, बुखार उतरने का नाम ले रही, बड़ी मुश्किल से बुखार से ही हुई। फिर कहते हैं चलो आगे गए। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को। 5 नदियां कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और उसके बाद में घग्गर नदी और आएगी, उसको और पार करना पड़ेगा अगर भारत पर आक्रमण करना है। किसको, सिकंदर को। सिकंदर ने पूछा भाई कितनी नदियां, क्या सर अभी तो झेलम है और चेनाब ही पार किए, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर। उसने कहा मारे रे यार, इतनी नदियां कौन पार पड़न दे, तो यार चला गए, कौन पार पड़े। उसने सैनिकों को बिठाकर कहा घर से आए हुए कितने साल हो गया, कह राजा जी आपा चलिया 336 ईस्वी में, आज हो गया अपना 10 साल ऊपर 11 साल। अरे घर तो संभाल लिया, क्या घर का किए हैं, मर गया है, कोई है कि माँ बाप की क्या कुछ है, घर पर क्या हो रहा है, संभाले तो सही। तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, सारा तैयार बेटा। राजा जी मैं ही चला। अरे रुक जाओ, सारा थोड़ी चला, कुछ एक यहाँ पर रहो। सेल्यूकस निकटर को बुलाया कि यहाँ पे तुम यहीं पर रहे, ठीक है ना, अपनी सेना कुछ रख, मैं एक बार घर पे जा आता हूँ, देख आता हूँ क्या हाल है क्या नहीं अपने क्षेत्र विशेष का, कोई दूसरा पीछे से आक्रमण नहीं कर दिया किसी ने, ठीक है, संभाल के आते हैं। अब भैया घरे चालियो कौन, सिकंदर। भैया नदी पार तो कर गया, आगे वापस तो जाना पड़ेगा नहीं, बस चेनाब फेर आगे खड़ी है, हालत खराब। अब उस नदी से पार ये तो है नहीं ऊपर से कूद जाए, अब अंदर से निकलना पड़ेगा, निकले तो फिर तबीयत खराब होगी। कहते हैं कि भैया बुखार बिगड़ की नामुनियों बन गई, ओके गए सिकंदर गए, और सिकंदर की हालत ऐसी खराब हो गई, फिर चलते चलते भैया बुखार बिगड़ गई, सही होने में तबीयत इतनी खराब हो गई कि समझ से बाहर हो गया। डॉक्टरों से उपचार करवा लिया, वही अपने जो पहले आयुर्वेद वाले थे उनसे उपचार कर लिया, लेकिन सही होने का नाम ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। हड्डा में भैया के बैठ गई, ठंड बैठी है, अब हो जाएगा नहीं, आ चीज़ है। तो कहते हैं कि रास्ते में आते इसमें सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब है, 323 BC के अंदर। कहाँ पर है, बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ है बच्चों, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, कहाँ पर है ये, बगदाद, ठीक है ना। तो अब देखो उसी क्षेत्र है ये बेबीलोन, ठीक है ना। तो बेबीलोन क्या है, आप कहोगे सर बगदाद, और बगदाद किसकी राजधानी, इराक की। तो आप कहोगे सर कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई बच्चों, सिकंदर की मृत्यु हुई बेबीलोन, और बेबीलोन कहाँ है, इराक में। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन इराक में हुई थी, ठीक है। कब है, 323 BC में। अब देखो जो विश्व विजेता सपना देखा था जिन्होंने, और उनकी मृत्यु कैसे होगी, ठीक है। चेनाब नदी का एक बहाव नहीं क्या सहन कर पाया भैया, झेल नहीं पाया, ये हुआ था, ऐसे हुआ था एंड किसका, सिकंदर का। अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखो भैया सिकंदर, चलो लिखो अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में। अलेक्जेंडर सिकंदर, अब एक क्वेश्चन और आते हैं, क्वेश्चन बता देता हूँ फिर एक साथ ही दिखा दूंगा। जब देखो भैया भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा 326 BC के बाद में, उस समय भारत का राजा कौन था या फिर मगध जनपद का राजा कौन था, ध्यान रख लेना, उत्तर आएगा घनानंद। क्वेश्चन यही आता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सेल्यूकस अलेक्जेंडर सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का राजा या फिर मगध जनपद का राजा कौन था, घनानंद था। घनानंद के समय इसने आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखो भैया तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे अपन, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। तक्षशिला के अपने प्राचार्य कौन थे भैया, वहाँ पर चाणक्य वहीं पर क्या थे, आचार्य थे भैया। अब भैया तक्षशिला के अंदर पढ़ाते थे। अब उनको पता चला कि सिकंदर आ रहा है और मेरे भारत पर आक्रमण करेगा, और विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा है, और अपने गुरु का आशीर्वाद है सर पर, और इतनी बड़ी विशाल सेना, इतना शानदार नेतृत्व है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये तो पूरे विश्व को जीत लेगा, और उनको लगा कि सिकंदर को कोई रोक सकता है ना, तो एक ही है, वो है मगध जनपद।
अगर मगध जनपद को अगर नहीं रोक पाए, मतलब सिकंदर को नहीं रोक पाई, तो पूरा विश्व जीत लेगा वो। अभी भी उसी के लिए कौन जाता है? चाणक्य जाता है कहाँ पर? घनानंद के पास में। घनानंद एक बेकार राजा था भैया, ठीक है, सूरा और सुंदरियों का भोगी, दारू पीकर पड़ा रहता और जनता के ऊपर इतना भयंकर अत्याचारी, ठीक है ना, टैक्स वसूली इतना ज़्यादा अत्याचार करता था। ये चीज़ है उसकी इतना बुरा। अब देखो कब जब कोई भी आचार्य, ठीक है, अब आचार्य किसी भी राज दरबार में जाता तो राज दरबार के अंदर ये होता था बच्चों कि राजा खुद खड़ा हो जाता था और अपनी राजगद्दी पर उन आचार्य को बिठाते थे। लेकिन भैया यहाँ पर क्या हुआ? घनानंद ने न तो उनका स्वागत किया और उन्होंने बेइज्जती और कर दी। और उन्होंने क्यों की बेइज्जती? इन्होंने सोचा कि क्योंकि चाणक्य कैसे थे? कुरूप ब्राह्मण थे। देखो भैया शकल के अंदर की हो कालो रंग हो और सुनो को नहीं हो। देखो भैया ध्यान रख लेना, पूजा होती है ना किसी की तो गुणों की पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती है, ठीक है ना। आदमी के अंदर गुण क्वालिटी होगी तभी उसको पूजा जाएगा, ठीक है ना। पूजनीय उनके गुण या शिक्षा होती है, न कि स्वरूप है। लेकिन घनानंद नहीं पहचान पाया उनको, तो घनानंद ने क्या ना तो खड़ा होकर स्वागत किया और भैया चाणक्य ने कहा कोई बात नहीं है यार, ठीक है, ये मेरा तिरस्कार करे तो कोई बात नहीं है। बट उनसे कहा गया, हे घनानंद तेरी तैयारी कैसी चल रही है? सिकंदर आ रहा है भारत पर आक्रमण करने के लिए, पूरा विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा है। और उनकी तैयारी को देखते हुए और आपकी तैयारी को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे भारत को जीत लेगा। क्या कर लेंगे? वो पूरे भारत को जीत लेगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप बताइए। उसने कहा कौन आ रहा तो मेरे को पूछना रो है तन्ना बताऊं मैं तैयारी किसी की चल रही है मेरी है? तू है फिर है ब्राह्मण है। तो उन्होंने क्या किया? अपमान किया। उसने कहा हे घनानंद मैं तेरे राज दरबार में इसलिए आया हूं क्योंकि सबसे प्रमुख जनपद कौन है भारत का? मगध जनपद है। अगर सिकंदर को कोई रोक सकता है वो सिर्फ तू है, तू ही रोक सकता है और किसी के अंदर क्या नहीं है? पावर नहीं है। अगर तेरी तैयारी की मैं देखना चाहता हूं कोई कमी है तो अपन सुधार कर ले, उनको रोक ले। क्यों? अपने भारतवर्ष पर आक्रमण कर रहा है, पूरे भारत को जीतेगा वो। तो उसने कहा तेरे कहने पर चलूंगा क्या मैं? अरे पकड़ो रे इसको, जेल में डालो। कौन है ये? ब्राह्मण। उसने कहा अरे ब्राह्मण का अपमान, तिरस्कार। उसने क्या किया? चोटी का पट खोले भैया और तेनालीराम की तरह चोटी होगी खड़ी, ठीक है। और उन्होंने कहा इस चोटी के बंट कब लगाऊंगा? जब तेरा सत्यानाश या सर्वनाश नहीं कर दूं। तो उसने कहा अरे छोड़ो रे भाया इन्हें, कोई देखना हो कहीं कर लो मेरो, ठीक है। उन्होंने कहा छोड़ो इसको जाने तो, देखते ही ये क्या बिगाड़ेगा मेरा। मैं मगध जनपद का सम्राट घनानंद, जिसके तक यहाँ पहुँचने में टाइम लग जाता है गद्दी तक है, और ये मेरा करेगा एक कुरूप ब्राह्मण। तो अब भैया चाणक्य निकल पड़ता है किसकी तलाश में? एक योद्धा की तलाश में। इधर एक अपने देश के ऊपर प्रॉब्लम थी किसकी? सिकंदर की। एक समस्या और खड़ी हो गई कि अब इसको सल्टाना और घनानंद को। तो अब देखो भैया जब सूचना मिली किसको? चाणक्य को। क्या हो गया? सिकंदर तो गयो, ठीक है ना। सिकंदर तो सल्ट गयो। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी में। कहां पर? बेबीलोन में। अब समस्या सिर्फ एक ही है, घनानंद। जब एक वीर योद्धा की तलाश में निकला, कौन भैया? चाणक्य। और वीर योद्धा मिला उनको, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जब कहते हैं कि अगर शिष्य चेला अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा हो और गुरु अगर चाणक्य जैसा हो तो इस दुनिया के अंदर कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है भैया, सब कुछ संभव हो जाते हैं। किस हिसाब से एक छोटी सी टुकड़ी और एक इतना बड़ा योद्धा बना डाला भैया, एक छोटे से एक लड़के को इतना बड़ा वीर बना डाला। वो कौन थे? गुरु भैया चाणक्य। यही तो चाणक्य नीति है भैया। अगर बात करें अपन फिर क्या होता है समय पाकर, और उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया किसके ऊपर? घनानंद पर। और घनानंद को सल्टाया। और मगध जनपद पर कौन से वंश की नींव रखी भैया? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है बच्चों।